नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यात्रियों को लौटाएं रिफंड। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो संकट के चलते कुछ एयरलाइंस की ओर से असामान्य रूप से ज्यादा हवाई किराया वसूले जाने से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं कि यात्रियों को तय सीमा से ज्यादा किराया न वसूला जाए। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो के संचालन में आ रही समस्या की वजह से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजहों से विमान किराए में भी बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार के मुनाफाखोरी से बचाने के लिए मंत्रालय ने सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग किया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि सभी एयरलाइनों को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें अब निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय ने बयान के मुताबिक ये सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस निर्देश का उद्देश्य बाजार में मूल्य निर्धारण, अनुशासन बनाए रखना, संकटग्रस्त यात्रियों के किसी भी शोषण को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जिन नागरिकों को तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज शामिल हैं, इस अवधि के दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना ना करें। तो कल शाम तक यात्रियों को रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। तो इंडिगो संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया है यात्रियों से वाजिब किराया वसूला जाए। नाजायज किराया वसूलने पर कार्रवाई की बात कही। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहम निर्देश दिए हैं कि जिन यात्रियों से गलत किराया वसूला गया है उनको रिफंड किया जाए। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इंडिगो संकट का असर काफी व्यापक नजर आया और इस दौरान अब इंडिगो के जो पैसेंजर हैं उनको जो पैसे रिफंड करने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहम निर्देश दिए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? देखिए मनोज, बता दे कि जब उड्डयन मंत्रालय संबंधी गाइडलाइंस पर गौर किया जाए तो जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सारी एयरलाइंस की जो निर्भरता होती है वह उड्डयन मंत्रालय यानी के अधीन होती है और उसमें लगातार ये कंडीशंस रहती हैं कि जो भी प्राइवेट एयरलाइंस है वो किसी भी यात्री के सुख सुविधाओं में कटौती नहीं कर सकती है। दूसरी शर्त होती है, अगर वो सेवा देने के लिए प्रॉमिस करती है उसके आधार पर जो भी टिकट बुकिंग होगी वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा अगर वो किसी भी तरह की उनकी यात्रा सुविधा देने में असुविधा जाहिर करते हैं। इसके लिए पहले भी इस तरह के तमाम तरह के निर्देश आते रहे हैं और पहले भी इस तरह से जो एयरलाइंस निजी कंपनियों की चल रही हैं उनको यात्रियों का पैसा पूरा बिना किसी कटौती के वापस करने के निर्देश देते भी रहे हैं और कैसे कई मामले कोर्ट में भी पहुंचे हैं, कई मामले गुप्ता फोरम में पहुंचे हैं, वहां पर इस तरह के आदेश दिए गए। तो ये परंपरा रही है और डीजीसीए की गाइडलाइंस भी हैं। तो इसके मद्देनजर इंडिगो एयरलाइंस को भी वही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी यात्री ने टिकट बुक की थी और अगर वो यात्री की टिकट इंडिगो एयरलाइंस उसको यात्रा कराने में असफल रही, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में नाकाम रही है, तो उसको पूरी उसकी जो किराया की बस है टिकट का वो सारा का सारा उसको वापस करना पड़ेगा। इस तरह के निर्देश जारी किए गए। फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस लगातार यात्रियों के साथ ऑपरेशन की बात कर रही थी, उसने असुविधा के लिए क्षमा भी मांगी थी और हर तरह की जो सुविधाएं उनको देने में से वो नाकाम रहे थे। उन्होंने ये वादा भी किया था कि 10 से 15 दिन में सब कुछ सामान्य इंडिगो एयरलाइंस कर लेगी, लेकिन तब तक जो यात्रियों में रोष पनप रहा था उसको नियंत्रित करने के लिए और आम यात्री को संदेश देने के लिए डीजीसीए की तरफ से और उड्डयन मंत्रालय की तरफ से संयुक्त एक निर्देश इंडिगो एयरलाइंस को कहा गया है कि जिन भी यात्रियों की टिकट बुक की गई थी उनको यात्रा कराने में नाकाम रही एयरलाइंस को उनका पैसा वापस भुगतान करना पड़ेगा और किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं करेंगे। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहम निर्देश दिए हैं कि जिन यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूला गया उनका रिफंड किया जाए। कल शाम तक यात्रियों को लौटाएं रिफंड।
तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहम निर्देश दिए हैं। और अब हम बात करेंगे ऐलान बड़ा, जवानों को तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को बड़ा उपहार दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह में होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान किए जाने की घोषणा की है। इससे पहले सीएम योगी ने प्रदेश में सभी वित्त विहीन स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी कैशलेस उपचार प्रदान करने की घोषणा की थी। वहीं सीएम योगी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। साथ ही बता दें कि अब आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड व ग्राउंड की साज सज्जा की प्रशंसा की और कहा कि कानून व्यवस्था ड्यूटी के अलावा अब होमगार्ड यातायात, डायल 112 व किसी आपदा में सराहनीय काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक विजेता रहे होमगार्ड विभाग के अधिकारियों और जवानों को पदक देकर सम्मानित भी किया। परेड कमांडर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलामी दी। परेड में 12 प्लाटून शामिल थी, जिनमें इंसॉस राइफल पुरुष और महिला प्लाटून, यातायात और फायर फाइटिंग भी प्लाटून थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। होमगार्ड के 63वें स्थापना दिवस समारोह में ऐलान किया गया है। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जवानों को अब बड़ा तोहफा सरकार ने देने का ऐलान किया है। होमगार्ड के 63वें स्थापना दिवस पर यह अहम फैसला लिया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 63वें स्थापना दिवस समारोह में होमगार्ड के जवानों को काफी तोहफे भी दिए और तोहफे के साथ साथ जो है उनके द्वारा जो है बताया गया कि किस प्रकार से जो है होमगार्ड, चाहे यातायात हो, चाहे जेल सुरक्षा हो या कोई भी बड़ा फंक्शन हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, हर जगह पर जो है होमगार्ड का सबसे बड़ा रोल रहता है। इस तरीके से उनके मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी बढ़ाई की गई। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि पिछले दौर में जो शिक्षक थे, शिक्षकों के लिए जो है उपचार के लिए कैशलेस सुविधा दी गई थी, उसी के तहत जो है अब होमगार्डों के लिए भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो कैशलेस सुविधा उपचार के लिए दी गई है। तो कहा जाए कि ये शिक्षकों के लिए लागू भी हो चुकी है। अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने के द्वारा जो है होमगार्डों के लिए ये फैसिलिटी दी है, ये उनके लिए एक बड़ी खुशी की लहर है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 12 प्लाटून शामिल थे इसमें पूरे होमगार्ड लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं इसमें चाहे इंसाइज राइफल्स हो या पुरुष और महिला प्लाटून, यातायात और फायर फाइटिंग की प्लाटून, तो कह सकते हैं कि हर इस पूरे समारोह में जो देखा जा सकता था जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के को जो है उनका स्वागत किया गया और उनको पूरी चीजें जो है उन्होंने पूरा इसका जायजा लिया। उसके साथ साथ जो है इन कैशलेस सुविधा के साथ साथ उनकी वाहवाही की और उनके कामों को बताया किस तरीके से होमगार्ड काम करता है। जी हाँ बिल्कुल, मनीष तिवारी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जवानों को उपचार की कैशलेस सुविधा का ऐलान किया, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। जवानों को एक निश्चित रूप से ये तोहफा है। अब कैशलेस सुविधा, कैशलेस इलाज की सुविधा अब जवानों को भी, होमगार्ड जवानों को भी मिलेगी। और अब हम बात करेंगे मस्जिद की आधारशिला।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की आधारशिला रखी है। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कबीर ने कहा कि कार्यक्रम को रोकने की साजिश हो रही है, लेकिन वह हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा करेंगे। हुमायूं कबीर ने मस्जिद के आधारशिला कार्यक्रम के मंच पर मौलवियों के साथ समारोह का फीता काटा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद के शिलान्यास समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेजीनगर और निकटवर्ती बेलडांगा क्षेत्र में पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों की बड़ी टुकड़ियां तैनात की गई। हुमायूं कबीर को इस हफ्ते की शुरुआत में ही टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि पार्टी ने इसे सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ा मामला बताया था। कबीर ने इस महीने की शुरुआत में स्थापना समारोह का ऐलान किया था, जिससे राजनीतिक आलोचना शुरू हो गई थी और राज्य प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। যারা এসবিআই এর ট্রাস্টির অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকাচ্ছেন তাদের করজোড়ে অনুরোধ। तो बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी गई है। विधायक हुमायूं कबीर ने रखी है मस्जिद की नींव। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। तो एक और बाबरी मस्जिद की नींव जो है वो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रखी है मस्जिद की नींव। कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद टीएमसी से वो निलंबित किए गए। टीएमसी ने उनके बयान को सांप्रदायिक बयान करार दिया था, लेकिन अब विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा, मौलवी इस दौरान मौजूद रहे। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। इस दौरान विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। इस दौरान अल्लाह अकबर के नारों के बीच हुमायूं कबीर के द्वारा मस्जिद की नींव रखी गई है। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक और बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी गई है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नींव रखी है। इस दौरान बड़ी संख्या में मौलवी, मुस्लिम, युवा और तमाम मौलवी मौजूद रहे। इस दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। अगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अगर मस्जिद की घटना की बात की जाए, घटना के संबंधित कार्यक्रम की बात की जाए और जो आधारशिला मस्जिद के नाम पर रखी गई उसकी बात की जाए, तो इसे पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये आगामी विधानसभा के चुनाव के स्टैंड के तौर पर इसे देखा जा सकता है। क्योंकि टीएमसी से विधायक हुमायूं कबीर है जिन्होंने रखी, वो निलंबित है और निलंबित होने के बाद भी बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद को उन्होंने आधारशिला रखी, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भारी संख्या में लोग उसमें मौजूद रहे, शामिल हुए। इससे कहा जा सकता है कि चुनावी स्टंट है। हालांकि सरकार की तरफ से वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और कबीर ने जो आरोप लगाया उसमें ये कहा कि सरकार हमें ये काम करने नहीं दे रही, मेरे कार्यक्रम को रोकने की साजिश कर रही है और तमाम चीजों को उन्होंने कहा। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि वो आदेश जो हाई कोर्ट है उसका पालन कर रहे हैं और उसकी पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। फिर भी अगर इसे किसी भी एंगल से देखा जाए तो इसे आगामी विधानसभा चुनाव के एंगल के ही तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले और टीएमसी से निलंबित होने के बाद भी इस तरह की जो कदम उठाए जाते हैं वो किसी भी राजनीतिक नेता से अपनी जमीर को बचाए रखने के लिए, अपने को जमीनी स्तर पर वोटर्स जुड़े रहने के लिए, खासकर ऐसे वोटर्स जो उनसे जुड़े हुए हैं और वो किस चीज से खुश होंगे, किस चीज से जुड़े रहेंगे, इसके लेकर राजनीतिक हलकों में वही कदम उठाए जाते हैं। और खासकर कहा जाए तो इस नेताओं को बाबरी मस्जिद तट पर भूमि
आधारशिला रखना ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायक हुमायूं कबीर ने रखी मस्जिद की नींव, बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जल्द ट्रेड डील वार्ता सुलझेगा मसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जल्द ट्रेड डील सुलझेगा मसला। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर 10 दिसंबर से बातचीत शुरू होगी। ये बातचीत 3 दिन चलेगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों पक्षों की बातचीत 12 दिसंबर तक चलने वाली है। हालांकि अभी यह बातचीत का औपचारिक ब्यौरा नहीं दिया गया है। बहरहाल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए दिल्ली आएगा और उसका नेतृत्व जो है अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी अधिकारियों का व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए यह दूसरा भारत दौरा होगा। इससे पहले 16 सितंबर को अमेरिकी अधिकारियों ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद 22 सितंबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक दल अमेरिका गया था। इससे पहले मई में भी पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर थे। तो कुल मिलाकर अब यह मामला सुलझता नजर आएगा। जल्द ट्रेड डील हो सकती है। अखिलेश सिंह जी, विशेष संवाददाता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, भारत और अमेरिका के बीच जल्द बातचीत एक बार फिर से शुरू होने वाली है। 10 दिसंबर को व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होगी। क्या कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं, क्योंकि अब पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की बात कही जा रही है? देखिए मनोज, भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से टैरिफ वार को लेकर व्यापार में कमी आई, व्यापारिक रिश्तों में खटास हुई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक रिश्ते चल रहे थे वो भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार जब टैरिफ लगा रहे थे उसके बाद रिश्तों में खटास आई और पहले ही अमेरिका और भारत के बीच में व्यापारिक दृष्टिकोण से रिश्तों को सुधारने की दिशा में कई दौर की वार्ता हुई। 3 दौर की वार्ता अमेरिका के तरफ से कहा जा सकता है और भारत के तरफ से भी कहा जा सकता है। 2 दौर की वार्ता में अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रतिनिधि मंडल बिजनेसमैन का इंडिया आया था, वो बात हुई अगस्त, सितंबर और मई में हुई। एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ अमेरिका गया तो भी बात हुई। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार के बीच में कोई भी व्यापारिक रिश्तों में सुधार नहीं हो सकता और दोनों देश किसी बड़े फैसले पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब कहा जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के बाद और जिस तरह से भारत रूस के रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने मजबूत उसी स्थिति में दिख रहे हैं जो लंबे अरसे से दोनों देशों के बीच चले आ रहे हैं। 25 साल से वार्षिक समिट के तौर पर देखा गया। अब ये कहा जा सकता है कि अमेरिका भी इन चीजों को लेकर सोचने पर मजबूर हुआ। शायद अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो 12 से 13 दिसंबर तक भारत में रहेगा और वहाँ भारत सरकार के प्रतिनिधियों को से बात करेगा, व्यापारिक प्रतिनिधियों से बात करेगा और उसमें भारत अमेरिका बीच कोई नया रास्ता व्यापारिक क्षेत्र में निकलेगा और दोनों के बीच में जो व्यापार में बाधा टैरिफ वार आ रहा है वो टैरिफ वार में क्या कोई ढील अमेरिका देगा और उसके बाद दोनों देशों के में इस बार जो चल रहा ट्रेड था वो जो थमा था क्या फिर एक बार उसमें गति आई। फिलहाल मनोज, इन सभी चीजों पर नजर बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि 3 दौर की वार्ता भारत अमेरिका के साथ होने के बाद भी व्यापार में वो गति नहीं दिखाई दी जो टैरिफ वार से पहले हुआ करती थी। तो उम्मीद है कि कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा, टैरिफ वार खत्म होगा और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा। मनु, तो निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो अब अमेरिका और भारत के बीच एक बार फिर से व्यापार वार्ता शुरू होगी और निश्चित रूप से इस बार जो वार्ता होगी उम्मीद है कि वो पटरी पर पहुंचेगी और दोनों देशों के रिश्ते जो है वापस पटरी पर आएंगे और ये ट्रेड डील जो है कहीं ना कहीं तमाम जो मसले हैं उन मसलों को सुलझाएगी भारत और अमेरिका के बीच और ये ट्रेड वार का जो सिलसिला भारत और अमेरिका के बीच जारी है वो उस पर रोक लगेगी। और अब हम बात करेंगे ठगी का मकड़ जाल, पीड़ितों का बुरा हाल।
इंटरनेशनल ठगी का नेटवर्क चलाने वाले रविंद्रनाथ सोनी का जाल जो है देश ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दुबई और फ्रांस तक फैला हुआ है। अब तक की जांच में करीब 970 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय ठगी सामने आ चुकी है। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद देश विदेश से पीड़ित लगातार शिकायतें दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। रविंद्रनाथ सोनी ने दुबई में ब्लूचिक कंपनी का मुख्य कार्यालय बनाकर मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों से निवेश कराए। दुबई ऑफिस पर ताला लगने के बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ और वहां भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक उसने हवाला और क्रिप्टो के जरिए बड़े पैमाने पर रकम डाइवर्ट की है, जिसकी जानकारी जुटाना चुनौती बना हुआ है। सोनी मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है और बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका है, जिसका फायदा उठाकर उसने ठगी का साम्राज्य खड़ा किया। कानपुर पुलिस ने उसे हाल ही में उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद देश विदेश से पीड़ित कानपुर पहुंचकर अधिकारियों से मिल रहे हैं। पुलिस अब तक उसके 1 करोड़ रुपए के अकाउंट फ्रीज कर चुकी है और डिजिटल निवेश की जांच जारी है। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद उसके कई सहयोगियों और नेटवर्क पर और बड़े खुलासे की संभावना है। ये सोनी जो हमारे जुडिशियल कस्टडी में है, इनके खिलाफ यहाँ कोतवाली में एफआईआर हुई थी और उस चेक डिसऑनर के केस में इनको पकड़ा गया था। और उसके बाद जैसे इनके पकड़ने की सूचना सभी जगहों पर ली तो इसमें इंडियंस काफ़ी संख्या में जो चेन्नई और इसमें केरला में रहने वाले हैं और दुबई के कुछ इंडियंस हैं जो दुबई में हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ मेल के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताया गया कि इनके साथ इसने बहुत भारी ठगी की है। So I am an NRI. I'm staying in the United Arab Emirates, UAE. किस तरीके से आपका फ्रॉड हुआ है? अरे हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। हमने उसमें $1 लाख करीब का इन्वेस्टमेंट किया था 2024 में मार्च में, और वो भी हमारे किसी जान पहचान को, वो लोग काफ़ी समय से इसमें इन्वेस्टेड थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्लू चिप वाली जो है वो टाइम पे पेमेंट करती है, रिटर्न्स भी देती है। सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका, 970 करोड़ की ठगी का ये खुलासा हुआ है। ठग जो है रविंद्रनाथ, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पीछे बड़े नेटवर्क का भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल, मैं बता दूं, उत्तराखंड से रविंद्रनाथ सोनी को गिरफ्तार किया गया था और कई इंटरनेशनल, क्योंकि एक बड़ा ठग जो है वो सामने आया है। 970 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन ये जो अमाउंट है इसका ये भी और बढ़ सकता है लगातार। और इसके जो गिरोह है उसका पता लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकायदे लगभग 1 करोड़ रुपए का अकाउंट है जिसको फ्रीज कर दिया गया है पुलिस ने, और अपनी कस्टडी में लेने के बाद अब रिमांड की बातचीत कही जा रही है। और रिमांड में लेने के बाद कई सहयोगियों और जो इसके बड़े बड़े नेटवर्क है उनका पर्दाफाश करने की कवायद जो है कानपुर पुलिस कर रही है। लेकिन इस दौरान कई ऐसे बड़े निवेश है जो सामने आए हैं, जो पीड़ित रहे हैं। कई ऐसे बाहरी जैसे कि दुबई, मलेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो इस गिरोह की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनसे कई करोड़ों रुपए की ठगी सामने आई है। लगातार नए मामले सामने आते जा रहे हैं और जो पीड़ित हैं, जो ठगी का शिकार हो चुके हैं, वो भी अब कानपुर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क जो है चल रहा था इंटरनेशनल ठगी का, और अब जो है कानपुर पुलिस के हत्थे जो है ये सरगना जो कह सकते हैं रविंद्रनाथ सोनी, वो आ चुका है और अब जो है इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए कानपुर पुलिस जुट गई है। हाँ बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो करीब 970 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। ठगी का ये मकड़ जाल, आप पीड़ित जो है वो कानपुर पहुंच रहे हैं और उनके साथ हुई ठगी की जानकारी दे रहे हैं। ठग रविंद्रनाथ सोनी की गिरफ्तारी हो चुकी है। देश विदेश से कानपुर अब पीड़ित पहुंच रहे हैं और अधिकारियों को अपनी आप बीती सुना रहे हैं। और अब हम बात करेंगे एसटीएफ का वार, तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने थाना रुद्रपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर मोहम्मद आसिम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल, एक डबल बैरल बंदूक और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी का कनेक्शन 2016 के चर्चित नाभा जेल ब्रेक कांड से भी रहा है। आरोपी ने उस घटना में शामिल कुख्यात गैंगस्टरों को कारतूस सप्लाई किए थे, जिसके चलते वह 6.5 साल पटियाला जेल में बंद रहा।
इसके अलावा वर्ष 2023 में उसकी गन हाउस में एनआईए की रेड भी हुई थी, जहां से हथियार बरामद किए गए थे। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी द्वारा पिछले 10 वर्षों में काफी संख्या में अवैध हथियार बेचे जाने का नेटवर्क भी उजागर हुआ। एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट अब तक 16 अवैध पिस्टल, 1 बंदूक और 40 कारतूस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस कार्रवाई को प्रदेश में अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 4 अवैध पिस्टल, 1 डबल बैरल बंदूक, 40 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट और साथ में जनपद पुलिस उधम सिंह नगर एक इलीगल वेपन डीलर है आसिम, उसको अरेस्ट किया गया है और जिसकी कस्टडी से 4 पिस्टल, इंग्लिश पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर और उसके साथ एक डबल बैरल गन 12 बोर रिकवर हुई है। इसके अतिरिक्त 40 लाइव कार्ट्रिज जिसमें कि 30 12 बोर के और 10 32 बोर के ये रिकवर हुए हैं और अभी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अगेन इसको पीसीआर में लेके भी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का